पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। रवि सीधा साधा और मेहनती था, जबकि राधा बहुत चतुर और समझदार थी। रवि और राधा का जीवन बड़ा ही साधारण था। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जहां कच्ची दीवारों पर गोबर से लिपाई की जाती थी। झोपड़ी में ही एक छोटी सी रसोई थी, जहां राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। एक शाम राधा रवि के लिए गर्म गर्म बाजरे की रोटी और साग बनाकर लाई। रवि ने पहला निवाला खाते हुए कहा, राधा, सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ का खाना मेरे दिन भर की थकान को दूर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मेहनत के बावजूद हम गरीब क्यों हैं? सारा दिन खेत में मेहनत करते हो, फिर भी महीने के अंत में ज्यादा कुछ नहीं बचता। रवि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, राधा, हमारे पास जमीन बहुत कम है। फसल का आधा हिस्सा भी कर्ज चुकाने में चला जाता है। ऐसे में बचता ही क्या है? मुझे लगता है कि अगर हम समझदारी से काम करें और कुछ नई तरक्की में अपनाएं, तो शायद हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। रवि ने हंसते हुए कहा, राधा, तुम तो बड़े बड़े सपने देख रही हो। हमारी किस्मत में जो लिखा है वह मिल ही जाएगा। कुछ समय बाद गांव में एक नए व्यापारी सेठ दीनानाथ गांव में आया। वह बड़ा अमीर दिखता था। उसने गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए किसानों से कहा, सुनो गांव वालों, मैं तुम्हारी फसल खरीदूंगा और उसका दाम भी ऊंचा दूंगा, पर एक शर्त है, आप सबको अपनी फसल मुझे ही बेचनी होगी। ऐसा करने से आपको तुरंत नकद पैसे मिल जाएंगे। गांव के किसानों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उन्हें ऊंची कीमत का लालच भा गया था। अगले दिन सेठ ने घोषणा की, याद रखिए, मुझे फसल का पूरा हिस्सा चाहिए। अगर कोई मुझे बीच में रोक कर भेजता है तो मैं उसकी फसल नहीं खरीदूंगा। राधा, जो दूर से सब देख रही थी, वह व्यापारी की चालाकी समझ गई। रात में उसने रवि से कहा, रवि, मुझे उस सेठ पर भरोसा नहीं है। वह हमें ठगने आया है। अगर हम अपनी पूरी फसल उसे बेच देंगे तो अगली फसल तक हम फिर से कर्ज में फंस जाएंगे। पर राधा, व्यापारी हमें ऊंची कीमत दे रहा है। सब लोग भी तो बेचने की सोच रहे हैं। आप यह क्यों नहीं समझते कि जो व्यक्ति हमें ऐसी शर्तों में बांधना चाहता है, उसके इरादे नेक नहीं हो सकते। हमें इसे गहराई से लेना होगा। अगले दिन राधा गांव के मुखिया के पास गई और मुखिया से कहा, मुखिया जी, सेठ हमें अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। यदि हम सब मिलकर उसे अपनी पूरी फसल बेच देंगे तो भविष्य में हमें कर्ज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। मुखिया को राधा की बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने चौपाल में सभी किसानों को बुलाकर राधा की योजना सुनाई। राधा ने प्रस्ताव रखा, हम सभी फसल का कुछ हिस्सा सेठ को बेचेंगे और बाकी अपने पास रखेंगे, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास अगले सीजन तक कुछ बचा रहेगा। इस तरह से हम उसकी चाल में नहीं फंसेंगे। गांव के लोग उसकी बात से सहमत हो गए। जब सेठ को यह बात पता चली तो उसने किसानों को धमकाने की कोशिश की। राधा की योजना के कारण गांव वालों ने जब सेठ दीनानाथ को फसल बेचने से मना कर दिया तो सेठ को भारी नुकसान हुआ। उसने यह बात मन में रख ली और गांव के जमींदार के पास जाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने की योजना बनाई। जमींदार ने पहले भी गांव वालों से कर्ज वसूलने के लिए नए नए तरीके अपनाए थे, लेकिन राधा की चतुराई से उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब सेठ दीनानाथ ने उससे हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा तो उसने तुरंत हामी भर दी। जमींदार साहब, हम दोनों का मकसद एक ही है। आपके गांव के लोग हमारी बात नहीं मानते और वो राधा हर बार हमारी चाल को नाकाम कर देती है। उस औरत ने मेरा नाम गांव में बदनाम कर दिया है। उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। फिर क्या सोच रहे हैं? मिलकर ऐसा जाल बिछाएंगे कि ये गांव वाले कभी हमारी बात से मुंह नहीं मोड़ सकेंगे। फिर सेठ और जमींदार मिलकर गांव की फसल खराब करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि गांव वाले केवल खेती पर निर्भर थे और फसल ही उनकी आर्थिक रीढ़ थी। उन्होंने अपने आदमियों को गांव के खेतों में कीड़े और जहरीली दवा डालने का आदेश दिया ताकि फसल खराब हो जाए।
जमींदार के आदमी रात में खेत में जाकर जहरीली दवा डाल देते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले खेत में खड़े थे और उनकी फसल पूरी तरह से सूख चुकी थी। रवि और अन्य किसान चिंतित होकर अपने खेतों की हालत देखकर लौट गए। रवि ने राधा से कहा, राधा, पता नहीं कैसे हमारी फसल अचानक से खराब कैसे हो गई। पूरे गांव के खेतों में यही हाल है। ये कोई सामान्य बात नहीं लगती। इतने अच्छे मौसम में फसल का यूं खराब होना असंभव है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। फिर सभी गांव वाले चौपाल में इकट्ठा होते हैं। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। एक किसान ने मुखिया से कहा, हमने मेहनत करके फसल उगाई थी, लेकिन सब बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? आप लोग घबराए मत, इसका उपाय हम जल्दी ही करेंगे। हो सकता है यह किसी की साजिश हो। तभी सेठ और जमींदार वहां पहुंचे और गांव वालों से कहा, देखो, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो ही गई है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। मैं तुमसे यह फसल खरीदूंगा, चाहे वह कैसी भी हो, पर तुम्हें पूरी फसल मुझे बेचनी होगी। बदले में तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी एक किसान कहता है, जिसका नाम महेश था, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सेठ फस खरीद रहा है तो बेच देते, बदले में हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन राधा ने उसे रोकते हुए कहा, इस तरह हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम खुद से समाधान निकाल सकते हैं। हमें अपने खेतों की मिट्टी और पानी की जांच करवानी चाहिए। जब सेठ और जमींदार ने देखा कि राधा गांव वालों को समझा रही है, तो जमींदार ने चालाकी से कहा, देखो, राधा की बातों पर भरोसा करके तो तुम फसल बेचने से मना कर चुके हो। अब अगर तुम मुझे कर्ज नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हारे घर और जमीन को जब्त कर लूंगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। रवि ने गुस्से में कहा, यह अन्याय है। हमारी फसल खराब हो चुकी है और अब तुम हमारी जमीन भी छीनना चाहते हो। मैं तो बस अपना कर्ज मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारी फसल खराब हो गई तो यह तुम्हारी गलती है। अगर मुझे मेरे कर्ज सूद समेत नहीं मिला तो मैं तुम सबकी जमीन और घर को जब्त कर लूंगा। तभी राधा ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मुझे लगता है सेठ और जमींदार ने मिलकर हम गांव वालों की फसल खराब की है, ताकि हम सब उनके कर्ज में फंस जाएं। सेठ ने डरते हुए कहा, यह तो हम पर एक इल्जाम है। तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। सबूत है, हमारे खेतों में कीड़ों और जहरीले पदार्थों के निशान हैं। गांव के लोग खुद गवाह हैं कि उन्होंने सेठ के आदमियों को रात में खेतों के आसपास देखा है। मुखिया ने जांच का आदेश दिया और जब जमींदार के घर की तलाशी ली गई तो उसके कमरे की अलमारी में जहरीले पदार्थ की थैली मिली। जमींदार का सारा सच बाहर आने पर जमींदार डर कर अपना गुनाह कबूल करता है और मुखिया ने सेठ और जमींदार को गांव छोड़ने का आदेश देता है। राधा की चतुराई और गांव वालों की एकजुटता से सेठ और जमींदार की साजिश नाकाम हो गई। गांव वालों ने मिलकर फिर से अपनी फसल को उगाने का काम शुरू किया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। जमींदार और सेठ के चले जाने के बाद गांव में खुशी और शांति का माहौल बन गया। राधा की समझदारी ने गांव को एक नई दिशा दी। सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे आदर्श मानने लगे।